In this Doctor's Day special podcast, let's go beyond the white coat and discover the stories behind the healers. डॉक्टर्स की लाइफ में बहुत प्रेशर, आई थिंक प्रेशर, चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। तो आप उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं? The pressure has increased in during recent times. सोसाइटी का थोड़ा सा एक मूड टुवर्ड्स डॉक्टर चेंज हुआ है, उससे भी प्रेशर चेंज होता है। जो जो पेशेंट की कंडीशन कार्डियक साइंसेज में होती है, उससे भी आपके ऊपर इमेंस प्रेशर होता है। वी हैव टू बैलेंस इट। समटाइम्स सक्सेस की वजह से ओवर एक्साइटेड होना या कुछ फेलियर्स की वजह से डिप्रेशन में जाना बहुत कॉमन होता है। बट अल्टीमेटली द कॉन्फिडेंस द पेशेंट पुट्स यू इन, द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, the support of your supporting staff, like those who are working in your team, your colleagues, all these, they make you a balanced person. सर टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट की रिकवरी और आगे उसकी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत important है, और time is the only one thing which is important in cases of heart attack. सर जैसे कभी हमारे सामने किसी को हार्ट अटैक आ गया, लोग फेंट हो जाते हैं, कुछ वाइट झाग निकलने लगता है और एकदम गिर जाते हैं लोग, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसको बचाया जा सके पेशेंट को? देखिए मैम, जो जो इस कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को ना कुछ भी पिलाने की, जैसे कई बार हम गलती करते हैं कि भाई पानी पिला दो, हाँ, गिर गया, पानी एग्जैक्ट। पिला दो। ब्लाइंडली ये सब नहीं करना है। सर पेशेंट जनरली सर्जरी के नाम से डरते क्यों हैं? क्या उनमें कोई मिथ है सर्जरी को लेकर? सी अभी भी ना बाईपास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ना दिमाग में ऐसे बसा हुआ है कि स्पेशली अगर आप सबअर्ब्स की तरफ जाएंगे, आउटसाइड सिटीज़ जाएंगे, तो ऐसा है कि भाई इस जिसका बाईपास हुआ वो बचा नहीं, या जिसका बाईपास हुआ ना वो ऑपरेशन के बाद कुछ काम नहीं कर सकता। सर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतने सालों के बाद भी आज भी आपको मोटिवेट करती है? एक ही चीज़ है मैडम कि आप जब वहाँ खड़े हो तो यू कैन सेव समवंस लाइफ, यू कैन प्रिवेंट अ फैमिली फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, है ना। बस यही है कि आप कुछ कर सकते हो सिचुएशन में जब शायद कोई और कुछ ना कर पाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं नम्रता सिंह और आप सभी का स्वागत है ब्लू ओशन हेल्थ नेक्स्ट के इस स्पेशल डॉक्टर्स डे एपिसोड में। जरा सोचिए, एक पेशेंट इमरजेंसी में हॉस्पिटल आता है, पूरा परिवार घबराया हुआ है, हर एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी समय किसी एक एक्सपर्ट को लाइफ सेविंग डिसीज़न लेनी होती है और उससे पेशेंट की जान बच जाती है। हम डॉक्टर्स को अक्सर एक एक्सपर्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस वाइट कोट के पीछे भी एक इंसान है? और इसी सोच को सामने लाती है इस साल के डॉक्टर्स डे थीम, बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अ हाईली स्किल्ड एंड रिनोन्ड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर धीरज शर्मा। डॉक्टर धीरज शर्मा is a senior consultant in cardiothoracic vascular surgery at Fortis Hospital, ग्रेटर नोएडा। सर ब्लू ओशन हेल्थ नेक्स्ट के इस डॉक्टर्स डे स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नम्रता। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज बहुत ही रेयरली ये होता है कि वी गॉट टू नो अबाउट व्हाट्स बिहाइंड अ डॉक्टर एंड हाउ देयर लाइफ इज़ अबाउट। या वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू नो दैट। सर जैसे कि हर एक डॉक्टर की एक लंबी जर्नी होती है, उनके डॉक्टर बनने के पीछे भी एक स्टोरी होती है। तो मैं सबसे पहले आपके मेडिकल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपको डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमारी जो जनरेशन है वी आर नॉट सो एक्सपोज टू इंटरनेट, और आई डोंट हैव एनी मेडिकल बैकग्राउंड, सो देर वॉज नॉट अ सिंगल पर्सन इन आवर फैमिली जिनसे मेरे को ये इंस्पिरेशन मिलती या मुझे ऐसा लगता कि हाँ मुझे इनको फॉलो करना है। बट my father was the reason behind it, because as we know, he wanted to become a doctor, but because of his familial constraints, financial constraints, उन दिनों में पैसा भी इतना नहीं होता था, he was not able to do it. So somehow it's his wish that I pursue this career, I pursue my career in medicine. So this is how all it started. You made his dream come true.
You can say that. Right. Yeah. So after that, I entered the medical school. My MBBS is from Agra SN Medical College. So during our study, my affair started with medicine. I started loving it actually. Okay. Going through it in our final years, it was the surgery which fascinated me more because दवाइयाँ तो सभी देते हैं. Right. So what's beyond the दवाई and गोली? So there at those times the aura of surgeons were different. आप एक ऑपरेशन थिएटर में हम लोग जाते थे, सर्जरीज देखते थे जब सर्जन्स उनको परफॉर्म करते थे. वो स्टेज पेशेंट्स की वो होती थी कि वो एक दवाओं वाली स्टेज से आगे आ चुके हैं. व्हेन द डिजीज़ इज़ बियॉन्ड द मेडिसिन, दवाओं उन पर काम नहीं कर रही है, या कोई ऐसा पेशेंट आया, एक्सीडेंटल पेशेंट आया, दवाएं उसके लिए दे आर इतना वर्थलेस. work नहीं करेंगे. So in those emergency periods, how can you help a patient? So it was the surgeon who go inside a body, fix the situation, and then come out. Okay. So this is how it all started. Okay. And as far as love for cardiac surgery, in those times when we were reading and when we were practicing surgery during the residency, एक ही चीज़ दिमाग में आती थी कि ऐसी कौन सी सर्जरी है जो सबसे डिफ़िकल्ट है. सो ऐसा लगता था कि हार्ट की सर्जरी एक बड़ी चीज़ है, एक बहुत फैसिनेटिंग टर्म है. और जो हार्ट सर्जन्स होते थे उनका जो है एक अलग ही एक रुतबा होता था सोसाइटी में. डॉक्टर नरेश त्रियान को सब जानते हैं. Okay. हमारे टाइम पे हमारे हीरो ही हुआ करते थे. तो इट वाज लाइक दिस ओनली. सो आई थॉट कि यही एक ब्रांच है जिसमें मैं जा सकता हूँ या जो मेरे को अट्रैक्ट करती है. Attract तो करती ऑल है. दिस वाज नॉट ड्यू टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, बट इट हैड इवॉल्व ग्रेजुअली from MBBS to MS to completing the MCH. Okay, that's great to know. सर लोग डॉक्टर को एक कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं, बट उस वाइट कोट के पीछे भी एक इंसान है, एक ह्यूमन स्टोरी है. तो मैं जानना चाहूँगी आप हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर धीरज शर्मा क्या हैं? I am just a normal human being. जैसे Okay. I am a son, I am a father, I am a husband, and I am a brother. Apart from it, I am a friend to everyone. Okay. एक हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बाहर जब कोई पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट्स भी मुझसे मिलते हैं, आई एम जस्ट अ फ्रेंड टू देम. इट्स जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नथिंग लाइक दैट. आई लव टू ड्राइव, आई लव टू रीड, लिसन म्यूजिक, Okay. go swimming, play with my kids, everything same. Okay, just like normal human Yeah, beings. absolutely. ओके सर, जैसे डॉक्टर्स की लाइफ में बहुत प्रेशर, आई थिंक प्रेशर, चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, तो आप उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं? See, your question is very important as far as profession is concerned, because the pressure has increased in during recent times. सोसाइटी का थोड़ा सा एक मूड टुवर्ड्स डॉक्टर चेंज हुआ है, उससे भी True. प्रेशर चेंज होता है. True. जो पेशेंट की कंडीशन कार्डियक साइंसेज में होती है, उससे भी आपके ऊपर इमेंस प्रेशर होता है. तो वी हैव टू बैलेंस इट. समटाइम्स सक्सेस की वजह से ओवर एक्साइटेड होना या कुछ फेलियर्स की वजह से डिप्रेशन में जाना बहुत कॉमन होता है. बट अल्टीमेटली द कॉन्फिडेंस द पेशेंट पुट्स यू इन, द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, the support of your supporting staff, like those who are working in your team, your colleagues, all these, they make you a balanced person. There is no one thing that can make you a balanced, but everything makes you a balanced person, and that is very important. Not to go overexcited when you are having a success, not to go into depressions with failure, because ultimately you are a human being. Success and failures, they are the part of your profession. वेरी ट्रू, एग्जैक्टली. सर, कार्डियक सर्जरी उन स्पेशलिटीज़ में से है जहाँ पर हर एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सर, आप जब कोई पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में आता है, लाइक किसी को हार्ट अटैक आया है, उस टाइम पर सबसे पहला थॉट आपके पास, आपके दिमाग में क्या आता है? See, in case of heart attack especially, time is heart. Okay. And we are battling with time, not with any patient, not with any particular circumstances, because जो time है वो बहुत crucial है. Every moment which is passing without any intervention,
the patient is losing the heart muscle, patient is losing a part of heart. So the main focus when a patient comes with heart attack is, let's go in with a minimum time gap, जितना जल्दी हो सके प्रोसीजर को करना है, जितना कम टाइम गवाए उसको करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है मैम, जो हम बात करते हैं वो है हमारे प्रोटोकॉल्स। whenever any patient arrives, we calculate our protocols instantaneously, because it's the protocol which saves time, which minimizes the mistakes. ओके सर, पेशेंट के साथ जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं वो भी मतलब बहुत घबराई हुई, बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं, तो एक उनका भी एक प्रेशर होता है, वो बहुत मतलब लाइक देखते हैं बहुत ही उम्मीद के साथ डॉक्टर को देखते हैं कि जब किसी पेशेंट के साथ कोई फैमिली आती है तो उनकी सारी उम्मीदें डॉक्टर पर होती हैं। तो उस प्रेशर में आप कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं, उस सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं? See, it's very natural. अगर हम भी शायद उस सिचुएशन में होंगे तो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। हमारा पहला रिएक्शन किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में क्या होता है, हम डरते हैं, हम एप्रीहेंसिव होते हैं। दिस सेम थिंग हैपन्स विद द पेशेंट्स अटेंडेंट्स। किसी एक सिचुएशन में जब उन्हें पता चलता है कि हमारे पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, ओहो हार्ट अटैक आया है, जान कैसे बचेगी, या बचेगी भी या नहीं बहुत ही बचेगी। ज़्यादा तो सबसे पहले एक डर आता है, फिर उसके बाद एप्रीहेंशन आता है। इन दोनों को जो है मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहले जो मैं करता हूँ, जो मेरी प्रैक्टिस है, यू टेंड टू बी वेरी काम, लिसन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनमें कभी ये कॉन्फिडेंस जनरेट ही नहीं होगा कि भाई डॉक्टर ने हमारी बात ही नहीं सुनी। हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ यू लिसन टू द पेशेंट रिलेटिव एंड रेक्टिफाई देयर क्वेरीज। तो सबसे पहले बहुत कामली उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को सुनना है। उनको डराने की कोई कोशिश नहीं करनी है। उनको पूरी जो जर्नी होने वाली है, हम किस सिचुएशन में हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कैसे रिकवरी होगी, जस्ट वॉक देम थ्रू दिस जर्नी वेरी पेशेंटली, वेरी पोलाइटली, येट नॉट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। ओके। अलग अलग पेशेंट्स अलग अलग तरीके से आते हैं। कोई एक पेशेंट आता है जो मैसिव हार्ट अटैक के साथ आता है, जिसका शायद आउटपुट उतना अच्छा ना हो। दूसरा पेशेंट आता है हार्ट अटैक के साथ आता है, जल्दी आ जाता है, जो हमारा गोल्डन आवर है उसी में आ जाता है, इंटरवेंशन भी उसी में हो जाती है, उसका आउटपुट हो सकता है उससे बेटर हो। तो सबको सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन किसी को भ्रम में नहीं रखना है, किसी से कोई अनएथिकल बात नहीं करनी है। आप उनको सारी चीज़ें बताएंगे और मोस्टली द पेशेंट, एज आप उनको कामली कंपोज करते हैं, उनको समझाते हैं चीज़ों को, सारे जो वो जर्नी होने वाली है अगले कुछ दिनों की, जो वो हॉस्पिटल में रहने वाले हैं, उनसे वॉक थ्रू कराते हैं, तो पेशेंट्स के अटेंडेंट दे रियलाइज कि ओके देयर इज़ नथिंग टू फियर अबाउट, द रिस्क ऑफ प्रोसीजर इज़ फार लेस देन द रिस्क ऑफ नॉट डूइंग द प्रोसीजर। राइट। ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। हर एक प्रोसीजर का एक रिस्क होता है, लेकिन अगर हम उसको इस वजह से ना कराएं तो वो रिस्क उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिस्क ऑफ डूइंग द प्रोसीजर। यस, आप इसको उन्हें कैसे समझाते हैं, ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। वेरी ट्रू। सर, अब बात करते हैं हार्ट हेल्थ की। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में, मतलब आजकल लोगों में इतना स्ट्रेस है, उनकी लाइफ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। लोगों को हार्ट से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हार्ट से रिलेटेड जो अवेयरनेस है हार्ट हेल्थ के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है? डेफिनेटली विद चेंजिंग टाइम द डायनेमिक्स हैव चेंज्ड। आज से हम 20-25 साल पहले की बात करें तो यंगस्टर्स में हार्ट की प्रॉब्लम सुनने को बहुत कम मिलती थी। राइट। यूजुअली हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, ये सारी जो बीमारियां थी ये एल्डरली एज ग्रुप की मानी जाती थी, जो हमारे बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेस देन 40 ईयर्स जिसे हम यंग जनरेशन कहते हैं, उसमें ये बीमारियां बहुत रेयरली देखने को मिलती थी। पर क्या हुआ, लास्ट एक डेकेड में हम देखेंगे ये सारी जो डायनेमिक्स चेंज हुई है। अभी आजकल जो है यंगस्टर्स में इतने हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। हमें भी बहुत सारे जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं, मैनी पेशेंट्स इन देयर 30s, इन देयर 40s आर कमिंग विद सीवियर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, विद हार्ट अटैक्स। तो इसलिए इस बात पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हार्ट हेल्थ को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाउ इट्स आवर यंगस्टर्स, आवर यंग पॉपुलेशन विच इज़ गेटिंग बीइंग अफेक्टेड।
जिनको ये इफ़ेक्ट कर रही है, जो हमारी सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। अगर किसी देश की प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ही किसी बीमारी की चपेट में आ जाएगी तो उस देश में हम आगे क्या कर सकते हैं या उसका फ्यूचर कैसा होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के बढ़ते हुए कारणों पर बात करें, उनको अवेयर करें। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। स्ट्रेस इन इटसेल्फ इज़ ए बिग you can say a factor which Risk factor. potentiates Okay. the progression of disease. अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताऊं, किसी भी बीमारी की तरह हार्ट अटैक या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होती है उसके लिए भी दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फैक्टर वो होते हैं जो हमारे अंदर हैं, दोज आर नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर्स। Okay. एक फैक्टर जो हैं जो इस चीज़ को बाहर से बढ़ावा देते हैं, दोज आर नोन एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, और जिनको हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम चेंज कर सकते हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है? पहली तो चीज़ है जेनेटिक्स। जिन परिवारों में, जिन फैमिलीज़ में हार्ट अटैक या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ फैमिली में चल रही है तो दे आर लाइक मोर प्रोन ऑफ गेटिंग अ डिजीज़ एट द अर्लियर एज। दूसरा होता है ओबेसिटी। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में चाइल्डहुड ओबेसिटीज़ इज़ ग्रोइंग लाइक एपिडेमिक। थर्ड है डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी वर्ल्ड की एक, अब कहना गलत नहीं होगा, इंडिया इज़ गेटिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो डायबिटीज़। तीसरा है हाइपरटेंशन, ये या रेज ब्लड प्रेशर, ये आपके शरीर के अंदर है जो इस कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ को बढ़ाते हैं। Okay. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग दिस डिजीज़। जब ये रिस्क फैक्टर जो आपके इंटरनल हैं ये बाहर वाले रिस्क फैक्टर से मिल जाते हैं तो ये कई गुना जल्दी बीमारी बढ़ती है। Risk बढ़ अब वो बाहर वाले रिस्क फैक्टर क्या हैं? स्मोकिंग बहुत कॉमन ट्रेंड में है, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपका जो है फास्ट फूड का चलन, जिससे कि आपके शरीर में जो है मोटापा बढ़ता है। तीसरा आपकी स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि अब हमारे बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की टाइम जोन में काम कर रहे होते हैं, वो रात को देर तक जग रहे होते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं आती। दूसरा जो है हमारा जो है एक्सरसाइज का हमारा जो टाइम है जो हम नहीं निकाल पाते रेगुलरली, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो है डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है, हमारी बॉडीज़ में मोटापा बढ़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जब ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ जो हैं जुड़ जाती हैं तो वो बीमारी को कई गुना जल्दी बढ़ावा देती हैं। तो दैट इज़ वाई क्या हुआ कि ये जो चीज़ें हैं ये पहले इतनी नहीं थी, ये जो है सडनली लास्ट 15-20 ईयर्स में बढ़ना शुरू हुई। क्रेज़ फॉर वेस्टर्न फास्ट फूड ये बढ़ना शुरू हुआ। स्मोकिंग का भी कल्चर आया कुछ, मतलब इट्स इन फैशन नाउ, तो ये भी लास्ट कुछ डेकेड्स में बढ़ा है, रिसेंटली बढ़ा है। जो है हमारा जो लैक ऑफ स्लीप है ये भी अभी बढ़ी है, क्योंकि पहले लोग जो है अपने इंडियन टाइम जोन में ही काम करते थे, अब वेस्टर्न टाइम जोन में बहुत करने लगे हैं। Exactly. और इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेस बढ़ा है, ओवरऑल स्ट्रेस। तो इनकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन इनसाइड द बॉडी विच इज़ गोइंग ऑन, है ना। अब जब ये बीमारियों के साथ, डायबिटीज़ के साथ मिल जाते हैं, हाइपरटेंशन के साथ मिल जाते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स के साथ मिल जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन है बहुत जल्दी बढ़ती है और उससे जो है प्लैक डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ हार्ड हो जाती हैं और अल्टीमेटली फिर ये हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो हमें जो है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं एटलीस्ट उन पे काम करने की ज़रूरत है। Right. लोगों को उनके बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट व्हाट कैन वी डू, एटलीस्ट वी शुड डू दैट। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते, उसको जो है होने से नहीं रोक सकते, तो उसको कंट्रोल में रखिए। सेम विद ब्लड प्रेशर। आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर चल रहा है, यार आपको हाइपरटेंशन हो गया है, तो डोंट इग्नोर इट, है ना। टेक प्रॉपर मेडिकेशंस टू कंट्रोल इट। एंड उसके लिए जो आपका हायर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, सेम विद दैट। अगर आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा चलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जिसको हम कहते हैं, अगर आप उसको इस तरीके से तो वो नहीं कर सकते कि भाई फैमिली से आपकी तरफ ना आए, लेकिन आप उसको प्रॉपर मेडिसिन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जो बीमारी का जो प्रोग्रेशन है वो बहुत तेज़ ना हो, है ना, सो दैट इट रिमेन्स इन अ नॉर्मल फ्लो, है ना। मतलब जो इंटरनल फैक्टर्स है, जैसे आपने बताया डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल, Genetics. इन सब के लिए डॉक्टर को कंसल्ट एब्सोल्युटली, करके मेडिसिन एब्सोल्युटली, स्टार्ट करनी एब्सोल्युटली। चाहिए। और जिनकी And- फैमिलीज़ में ये है Okay. उनको जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डोंट वेट के ये जब बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगा Okay. तभी मैं जाऊँगा। सर क्या कोई एज लिमिट है, आप बताएंगे कि किस एज लिमिट पे, जो मतलब जिनकी फैमिली में है
उनको किस एज में ये मतलब ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहना चाहिए जिससे उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो? एब्सोल्युटली, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एज बताना तो मुश्किल है, बट जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो लिटरेचर सामने आ रहा है, मेडिकल लिटरेचर आफ्टर रिसर्च, वो ये कहता है कि जिनको भी फैमिलियल हिस्ट्री है ऑफ एनी हार्ट अटैक, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज़, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपरटेंशन, दीज आर द लाइक 5-6 मेजर रिस्क फैक्टर्स। जिनको भी फैमिली में ये सब चीज़ें हैं, दे हैव टू बी विजिलेंट अबाउट देयर हेल्थ, है ना। अगर उनका वेट बढ़ रहा है तो उनको कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि भाई वज़न मेरा बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करना है, ओके। ठीक है। एंड इफ़ यू आर स्पेसिफिकली सेइंग कि किस एज पर हमें, तो एटलीस्ट गेट योर सेल्फ एग्जामिन्ड एट द एज ऑफ 40-45। 40-45। यस, Right. है ना। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है ये बीमारी का प्रोग्रेशन बढ़ता है, Okay. है ना। 40 के नीचे अभी भी उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन 40s में हम बहुत कॉमनली इसको देख रहे हैं। तो 40-45 एक बार अपने को पूरा एवेलुएट कराना चाहिए। Okay. एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन से एक बेसलाइन वैल्यूज़ हमें पता चलेगी हमारी क्या है। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, वंस एवरी ईयर, ठीक है। अगर किसी को साथ में सिम्टम्स भी हैं, सिम्टम्स में क्या है, अगर हमें चलने फिरने पर थोड़ी सी थकान हो रही है, हम पहले से जल्दी थक जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे कोई एबनॉर्मल सेंसेशन हमें फील हो रही है, अपनी पैल्पिटेशन हो रही है ना। पैल्पिटेशन मतलब अपनी धड़कन का महसूस होना, ये हो रहा है। खाने के बाद सीने में भारीपन हमें महसूस होता है। क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं हो रहा, लेकिन ये वो सिम्टम्स हैं जिनको हम अक्सर अवॉइड कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर जाते हैं कि अच्छा पेट में मेरे को, मैंने खाना खाया, थोड़ा सा हैवीनेस हो गई, हाँ, तो क्या हुआ, गैस हो गई होगी, Stomach एक हमने वो खा related लिया, issues है ना, समझ के, हाँ, एंटासिड खा लिया। तो अगर साथ में आपकी फैमिली हिस्ट्री है और अगर आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही है, इस टाइप के यस, सिम्टम्स, जो मैंने बताया आपको, डोंट इग्नोर देम, है ना। उनको अलर्ट हो जाना कंसल्ट चाहिए। योर डॉक्टर, गेट योर सेल्फ टेस्टेड, ओके। ओके। एंड आप बीमारी को होने से पहले पकड़ सकते हैं, या बीमारी को उस स्थिति में जाने से पहले रोक सकते हैं या पकड़ सकते हैं जिसमें वो घातक हो सकती है। राइट। सर, क्या ऐसे कोई टेस्ट हैं जिनको मतलब कराने से हम बच सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम से? सी, ऐसे कोई टेस्ट नहीं है जिनको कराने से हम बच सकते हैं, बट यस, Okay. देयर आर टेस्ट्स विच कैन प्रिडिक्ट और विच कैन, यू कैन से, जैसे हम होने मतलब क्रिटिकल डिजीज़ होने से पहले उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या है, जो हम लोग, जैसे हमारा रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लिपिड प्रोफाइल होता है हमारा, ये बहुत ज़रूरी है। जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है या जिनको भी सिम्टम्स आते हैं, उनको ये सब कराने चाहिए। साथ में हमारा ब्लड शुगर लेवल्स हमें अपने कराने चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर हमें जो है रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। जिनमें भी फैमिली हिस्ट्री और सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके लिए आजकल एक कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी आई है, एंजियोग्राफी। यस, कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी, जिसको हम सीटीसीए के नाम से जानते हैं। बहुत ही कम समय में होने वाला टेस्ट है ना। ये एक एक्सीलेंट स्क्रीनिंग टूल है। अगर मान लीजिए किसी को कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी हमने कराई और उसमें उनकी डिजीज़ फ्री आया, सब कुछ, कोई कॉर्नरी आर्टरी में कोई डिजीज़ नहीं आई, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अभी इनको अगले 3-4-5 साल बीमारी होने का खतरा बहुत कम है, ओके। ठीक है। अगर उसमें बीमारी आती है, देन नेक्स्ट कम्स द coronary angiography. Coronary angiography is still far superior than the CT coronary angio. CT coronary angio में, या जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स होते हैं, उनमें coronary एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमें एक डेफिनेटिव उसको डायग्नोसिस देनी है, मतलब कि कितना % ब्लॉकेज है ना। CT coronary angio मे ओवर रीड और मे अंडर रीड द सिचुएशन, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज स्टिल कॉर्नरी एंजियोग्राफी, जिसके बाद जो है ये डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाती है कि भाई इतना % ब्लॉकेज है और हमें इसके लिए अब क्या करना है, ठीक है। तो सीटी कॉर्नरी एंजियो इज एक्सीलेंट स्क्रीनिंग टूल्स फॉर दोज हैविंग फैमिली हिस्ट्री एंड हैविंग सिम्टम्स। इसके अलावा जो है, जो हमारे पुराने टेस्ट होते थे, जैसे हम ECG कराते थे, इको कराते थे, ये तो सब हैं ही, ठीक है। कई बार जो है, जो ECG होता है वो सीवियर डिजीज़ के साथ भी नॉर्मल आ सकता है, राइट। ठीक है। क्योंकि लोग अक्सर ऐसा कहते हैं, मैंने तो अपना ECG करवाया था, मैंने अपना इको जनरली करवाया सब था कराते और ही वो रहते हैं। ठीक आया था। राइट। सो उसकी सेंसिटिविटी जो है एंड स्पेसिफिसिटी, मतलब द हाउ मच इट कैन डिटेक्ट द डिजीज़, वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए Okay. उसमें केसेस मिस होते हैं। लेकिन ओके। कंबाइंड टुगेदर ECG, इको, ब्लड टेस्ट एंड CTCA, इनसे हम काफ़ी हद तक जो है बीमारी को होने से पहले पता लगा सकते हैं। ओके सर।
सर कौन अभी आपने कुछ वार्निंग साइंस बताए थे, बट और भी क्या कोई ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिनको मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए एब्सोल्युटली। और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, दो तरह की पॉपुलेशन में हम बात करते हैं। एक डायबिटिक पॉपुलेशन को हम बिल्कुल अलग करते हैं, क्योंकि डायबिटिक जो पॉपुलेशन है उसमें क्लासिकल जो साइंस होते हैं हार्ट अटैक के या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के, वो बहुत कम मिलते हैं। क्लासिकल साइंस से मेरा मतलब है छाती में दर्द हो रहा, एक्सर्शन पे जो है वो दर्द हाथ तक आना, गले में जाना, जबड़े में जाना, दिस इज़ द क्लासिकल चेस्ट पेन। ये चेस्ट पेन जो है बहुत ही स्क्वीजिंग टाइप का, ऐसा लगता है कि किसी ने जो है बिल्कुल निचोड़ दिया हो, है ना। तो ये क्लासिकल चेस्ट पेन है। डायबिटिक्स में क्लासिकल चेस्ट पेन होता नहीं है। साइलेंट हार्ट अटैक जो होता है, इट्स अ रियलिटी इन डायबिटिक्स, है ना। क्यों? क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक्स में हमारी जो हार्ट की जो नसें होती हैं, जो पेन सेंसिटिव नसें होती हैं, जिनका ये काम होता है कि दर्द अगर वहाँ हो तो दिमाग तक सिग्नल लेकर के जाएं, उन पर काफ़ी असर आ चुका होता है, तो वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रही होती हैं, इसलिए उनको दर्द का पता नहीं चलता। तो इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? घबराहट, ओके। ठंडा पसीना आना, सांस फूलना जो है, इसके अलावा जो है पैरों में सूजन आना। इसके अलावा हम ऐसा देखते हैं कि लोग जो है वॉक थ्रू एंजाइना, एक टर्म है जो मैं बताना चाहता हूँ। वॉक थ्रू एंजाइना इज़ वेरी वेरी कॉमन, जिसको लोग इग्नोर कर जाते हैं। वॉक थ्रू एंजाइना का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक्टिविटी शुरू की, आपको अनईजीनेस हुई, थोड़ा भारीपन लगा, आपने रेस्ट लिया, देन यू कैन कंटिन्यू योर एक्टिविटी। तो फिर लोगों को ये लगता है कि अच्छा वो किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन अब मैं अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द हार्ट, तो इट इज़ नोन एज वॉक थ्रू एंजाइना। ओके। ठीक है। सांस फूलना एक बहुत कॉमन सिम्टम है जिसको हम मिस कर जाते हैं कि अरे गर्मी हो रही है इस वजह से सांस फूल रहा होगा, या पहले अब वजन बढ़ गया इस वजह से सांस या फूल रहा वीकनेस होगा, है इस या वजह वीकनेस से। है इस वजह से सांस फूल गया होगा मेरा। दूसरा जो है, जैसा जो हम एसिडिटी को कई बार जो है कंफ्यूज कर जाते हैं हार्ट अटैक के साथ, बहुत कॉमन है। मैंने एक हैवी मील ली, हैवी मील लेने के बाद मेरे को चेस्ट में हैवीनेस हुई, थोड़ा अनईजीनेस लगा, मेरे को लगा यार थोड़ा मेरे को लग रहा है गैस वैस बन रही है, और मैंने एक एंटासिड खाया और मैं जो है लेट गया या बैठ गया खुले में। तो जब भी हमें हार्ट अटैक होता है, जब भी ये सिम्टम्स हमें मिलते हैं, उसका मेन रीज़न ये होता है कि हार्ट की किसी आर्टरी की सप्लाई कम हुई होती है। तो जब हम एक्सर्ट करते हैं तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, उस समय ये सिम्टम्स बढ़ते हैं। लेकिन जब हम बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है सिम्टम थोड़े सबड्यू हो जाएँ, तो हमें हो सकता है थोड़ा बहुत आराम पड़ जाए, लेकिन वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। तो एनी पोस्ट पेरेंडियल हैवीनेस, एनी पोस्ट पेरेंडियल चेस्ट पेन, सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, घबराहट होना, पसीना आना, इन सब चीज़ों को कभी जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे कैन बी द साइंस विच द बॉडी इज़ गिविंग यू दैट देर इज़ समथिंग नॉट राइट विद योर हार्ट, सो पीपल डोंट शुड इग्नोर गो दैम। टू कार्डियोलॉजिस्ट। एब्सोल्युटली। ओके सर। और सर आजकल मतलब यंग एज में, लाइक जैसे आपने बताया 40 के एज में थोड़ा रिस्क होता है। हमने देखा है बहुत से लोगों को कोई एक्टिविटी करते समय, कोई डांसिंग करते समय, किसी को जिम करते समय, साइकिलिंग करते समय, लोगों को मतलब क्या स्ट्रोक आ जाता है या फिर वो हार्ट अटैक होता है, कुछ मतलब आई डोंट नो क्या है, बट लोग सडनली डेथ हो जाती है। तो सर उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, रीज़न डेफिनेटली हार्ट कैन बी अ रीज़न फॉर इट, बट देयर कैन बी डिफरेंट पैथोलॉजीज़। मतलब हार्ट की अलग अलग बीमारियां इस कंडीशन को जो है क्रिएट कर सकती हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू दिस, ये चीज़ पहले एम्फेसाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। अभी भी हम लोग जो है जब परेशानी होती है तब उसके बाद तब कराते हैं। उसको उस पर रिएक्ट करते हैं। राइट। प्रीएम्प्टिव कोई चीज़ें हम लोग नहीं कराते हैं। ठीक है। जैसे आप बाहर के देशों में देखेंगे, एक रेगुलर एक प्रोग्राम होता है कि सबका ना हेल्थ चेक होगा, और जिनका फैमिली हिस्ट्री है उनका तो डेफिनेटली साल में एक बार तो एटलीस्ट होगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए मेरी फैमिली में हिस्ट्री चल रही है, मैंने तो कोई हेल्थ चेकअप कराया नहीं क्योंकि मुझे कोई ओवर साइंस मुझे मिले नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। और मैंने एक्सर्शन करना शुरू करा, जिम करना शुरू करा, साइकिलिंग या दौड़ना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड सडनली बढ़ी ना, बट सिम्टम्स नहीं है इसका मतलब बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। बीमारी हो सकती है, सिम्टम्स नहीं हो सकते। Okay. क्यों? क्योंकि वो हो सकता है उस लेवल पे ना पहुंची हो। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सर्टिंग, वो जो है, जो बीमारी है
वो एकदम से निकल के आती है, ठीक है। कई बार एक्यूट प्लाक रप्चर होता है, जो छोटा सा प्लाक भी पड़ा होगा, ज़रूरी नहीं है कि पहले से पूरी आर्टरी बंद हो, एक्यूट प्लाक रप्चर हुआ होगा, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करता है, टोटल हार्ट की जो आर्टरी है ब्लॉक होती है और आपको हार्ट अटैक आता है, ओके। ठीक है। दिस कैन लीड टू सडन कलेप्स, ठीक। कई बार एक और बीमारी है, HOCM के नाम से जानते हैं हम उसको। उसमें क्या होता है, हमारी हार्ट की मसल्स जो हैं काफ़ी डेवलप बहुत ज़्यादा हो रखी होती हैं और हार्ट के आउटफ्लो को कंप्रेस कर रही होती हैं या नैरो कर रखा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ता है। जब वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, हार्ट सडनली गिव्स वे, ओह, है ना। तो इट कैन ऑल्सो लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट। ओके। सडन कार्डियक अरेस्ट इज़ वेरी कॉमन विद HOCM, स्पेशली जिन फैमिलीज़ में सडन कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है, तो उनको अपने आप को डेफिनेटली प्रोफाइल कराना चाहिए कि कहीं HOCM तो नहीं है। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है जिन फैमिलीज़ में कि भाई हमारे वो गुजर गए थे, सडनली कोई काम करते करते गुजर गए थे। तो इस चीज़ को हम भूल जाते हैं कि भाई ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है जो इस तरह के सिम्टम्स के साथ ही प्रेजेंट करती है, अदरवाइज़ और ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं होता इसका कुछ। तीसरी चीज़ हो सकती है कि हार्ट बीट का एबनॉर्मल होना, क्योंकि जब हमने कोई प्रीएम्प्टिव चेक्स नहीं कराए तो हमें पता ही नहीं चलता है कई बार कि हमारी कोई एबरेंट हार्ट बीट्स या कोई हार्ट बीट रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं हमारे अंदर, है ना। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें हार्ट बीट इरेगुलर होती है और जब भी हम एक्सर्ट करते हैं, जब भी हम एक्सर्शन करते हैं या कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं या किसी स्ट्रेस की वजह से हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और कभी कभी जो है कार्डियक अरेस्ट की तरह प्रेजेंट करती है। ओके तो सर। इट्स नॉट अ सिंगल डिजीज़, बट येस इट्स द सिंगल ऑर्गन विच कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज। तो जिनके भी घर में ऐसी कोई पहले से दिक्कत है या जिनको भी, जो मैंने अभी आपको जो सिम्टम्स बताए राइट। उनमें से कर रहे हैं, तो कोई भी हैवी एक्टिविटी, जिम, साइकिलिंग, डांसिंग करने से पहले या स्विमिंग, स्विमिंग में भी ऐसा कई बार देखने को मिलता है, तो करने से पहले एक बार अपना बेसिक चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, स्पेशली दोज हु आर हैविंग फैमिली हिस्ट्री। ओके सर। सर जैसे कभी हमारे सामने किसी को हार्ट अटैक आ गया, मतलब उस टाइम पे पता नहीं चलता, बट वो जो भी जैसे आपने सिम्टम्स बताए, ऐसा मैंने देखा भी है कि लोग फेंट हो जाते हैं, कुछ वाइट झाग निकलने लगता है और एकदम गिर जाते हैं लोग। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमें पता नहीं होता, बट मे बी वो हार्ट अटैक वाली सिचुएशन ही है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसको बचाया जा सके पेशेंट को? देखिए मैम, जो जो इस कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को ना कुछ भी पिलाने की, जैसे कई बार हम गलती करते हैं कि भाई पानी पिला दो, हाँ गिर हाँ, गया, पानी पिला एग्जैक्टली। दो। ब्लाइंडली ये सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे पेशेंट का एयरवे प्रोटेक्टेड ना हो और हम जो मुंह में कोई भी चीज़ डालें वो फेफड़ों में चली जाए। ओह, तो ऐसी कोई वो ना करें। सबसे पहले जो हमारे जो CPR प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसीलिए बाहर के देशों में हम देखते हैं कि CPR ट्रेनिंग बड़ी कॉमन है, जनरल पब्लिक को भी देते हैं, या ऐसी जगहों पे जैसे कोई एक बड़ा ऑफिस है जिसमें काफ़ी लोग काम करते हैं, उसमें कुछ लोग को CPR ट्रेनिंग वो देते हैं, या ऐसे जो कॉमन प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो है AED मशीन्स रखते हैं कि अगर कोई कलेप्स हुआ, वो मशीन आप AED पैड्स आप लगाइए, वो आपकी रिदम असेस करेगी और ज़रूरत हुआ अगर कोई एरिथमिया चल रहा है तो आपको जो है शॉक देकर के रिवाइव कर सकती है, ठीक है। आपकी CPR ट्रेनिंग इसीलिए होती है कि आप सबसे पहले जाएं, पेशेंट को पहले उसकी कॉन्शियसनेस चेक करें, उसकी पल्स चेक करें, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें असेस करनी बहुत ज़रूरी है बिफ़ोर कि हम उनको कुछ मुंह में डालें या कोई दवाई दें, तो ये बहुत ज़रूरी है। सर टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट की रिकवरी और आगे उसकी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम इज़ द ओनली वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन केसेस ऑफ हार्ट अटैक। सब बहुत सारे लोगों ने सुना होगा गोल्डन आवर। ये गोल्डन आवर है क्या चीज़? व्हाट इज़ दिस गोल्डन आवर? एग्जैक्टली। बिकॉज गोल्डन आवर का कंसेप्ट इसीलिए आया था कि जब भी हार्ट अटैक होता है, किसी आर्टरी की ब्लड सप्लाई ख़त्म हुई होती है, बंद हुई होती है, जिससे आगे जो आर्टरी वो उन मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, उनकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, द मसल स्टार्ट्स डाइंग। सो व्हाट इज़ दैट टाइम पीरियड जिसमें हम उनको सैल्वेज कर सकते हैं, जिस पीरियड में हम उनको मरने से बचा सकते हैं, तो दैट इज़ नोन एज गोल्डन आवर। 60 मिनट्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज़ कंसिडर्ड एज गोल्डन आवर। अगर कोई पेशेंट आया आपके पास हार्ट अटैक का, और अगर वो गोल्डन आवर में है और अगर उसका गोल्डन आवर के अंदर अंदर इंटरवेंशन हो गया, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बियॉन्ड 30 डेज, जैसा कि मेडिकल टेक्स्ट कहते हैं, दे आर वेरी वेरी हाई। चांसेस ऑफ कंप्लीट मायोकार्डियल रिकवरी इज़ वेरी हाई। चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्री लाइफ अहेड
are very bright. Okay. So golden hour is very important. Every 10 minutes we are losing some part of the muscle after golden hour. जैसे मान लीजिए 1 से 3 घंटे के बीच में अगर कोई पेशेंट आया तो 30 दिन के दौरान, जिसे हम अर्ली मोर्टेलिटी के नाम से, 30 दिन के दौरान मरीज़ के ना रहने की संभावना 3 से 6% है। वहीं वो गोल्डन आवर में 1 या 2% थी। 6 घंटे के बाद वही संभावना 12 या 14% है। तो इस तरीके से जो 30 डे मोर्टेलिटी है वो हर एक बीतते हुए घंटे के साथ, बीतते हुए मिनट के साथ बढ़ती जाती है। चांसेस ऑफ लूजिंग हार्ट मसल्स बढ़ते जाते हैं। जब हम एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हार्ट मसल लूज़ कर देते हैं तो पेशेंट अगर बच भी जाता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हार्ट फेलियर के सिम्टम्स तो रहते ही हैं उसके अंदर। हार्ट हैज़ लॉस्ट सम मसल, हार्ट का फंक्शन कम हो चुका होता है, तो जो एक्टिविटीज़ वो पहले कर पा रहा था हो सकता है अब ना कर पाए। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डूइंग इंटरवेंशन विद इन द गोल्डन आवर। ओके सर, जनरली किसी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो लोग सोचते हैं मेडिसिन ले लेंगे ठीक हो जाएंगे, और अगर उनको कोई सर्जरी सजेस्ट की जाती है तो उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि लाइक सर्जरी कितनी इम्पॉर्टेंट है? सी, फॉर एनी हार्ट पेशेंट 2 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। या तो हम इंटरवेंशन करें या तो हम मेडिसिन या मेडिकल मैनेजमेंट पे चलें। ठीक है, अब इंटरवेंशन कब ज़रूरी है, विल कम टू व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशन लेटर ऑन, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटरवेंशन कब ज़रूरी है। एग्जैक्टली। पहला इंटरवेंशन उन पेशेंट में ज़रूरी है जो एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम ACS के साथ आए, एक्यूट हार्ट अटैक के साथ आए। ओके। उनमें मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपको ये डॉक्यूमेंटेड है कि एक्यूट हार्ट अटैक आपको आया है तो आपको इंटरवेंशन करनी है। ठीक है, अगर आप वो मरीज़ कहे कि नहीं मैं दवाइयों पे ही रहना चाहता हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। यू लूज़ योर हार्ट मसल एंड प्रोबेबली योर लाइफ विल बी इन डेंजर टू। ठीक है, सेकंड सबसेट ऑफ पेशेंट है जिनमें बीमारी ग्रेजुअली प्रोग्रेस हुई है, सीवियर डिजीज़, सीवियर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जिनमें ब्लॉकेजेस 70% से ज़्यादा हैं। ठीक है, 70% से कम जिनमें ब्लॉकेजेस हैं उनको हम चला सकते हैं दवाइयों पे, लेकिन जिनमें 70% से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस हैं, जिनको हम क्रोनिक स्टेबल एंजाइना विद सीवियर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के नाम से जानते हैं, उन पेशेंट्स में इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तीसरे पेशेंट्स वो हैं डिस्पाइट ऑन मेडिकल मैनेजमेंट हु आर हैविंग सिम्टम्स, मतलब जिनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है मेडिसिन से। तो ये जो 3 सबसेट हैं इनके लिए तो इंटरवेंशन ज़रूरी है। अब इंटरवेंशन क्या करनी है? इंटरवेंशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, लाइक या तो उनकी बाईपास कर दें या तो हम उनकी स्टेंटिंग कर दें। तो इसके लिए भी अलग अलग गाइडलाइंस हैं कि किस में बाईपास अच्छा है, किस में स्टेंटिंग अच्छी है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी की तीनों आर्टरीज़ में ब्लॉकेजेस हैं, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, तो डेफिनेटिवली अगर पेशेंट फिट है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल में जी रहा है, तो बाईपास सर्जरी इज़ लाइक मोस्ट बेनिफिशियल सॉल्यूशन फॉर इट। ओके। क्यों? क्योंकि एक बार में तीनों नसों का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कोई बाहर का टिश्यू हम यूज़ नहीं करते। आपकी छाती की एक नस होती है, एक दूसरी तरफ की नस होती है छाती की। ठीक है, और साथ में आपके हाथ की या पैर की नसें हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं आपकी अपनी बॉडी की, चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर रियली लो इन केसेस। वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि ऐसा कोई पेशेंट है जिसकी एक नस में या 2 नस में कोई सिंगल फोकल ब्लॉकेजेस है, एंजियोप्लास्टी विल डू इट। ठीक है, या स्टेंटिंग जिसको हम एंजियोप्लास्टी के नाम से हैं वो उतना ही कारगर है। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि लेफ़्ट मेन डिजीज़ है, लेफ़्ट मेन इज़ थोड़ा साइंटिफिक टर्म हो गया। लेफ़्ट मेन को अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक लेफ़्ट साइड के हार्ट को सप्लाई करने वाली मेन नस है जो कि आगे चल के 2 भागों में डिवाइड। तो लेफ़्ट मेन डिजीज़ है, उनके लिए बाईपास इज़ लाइक वेरी ऑप्टिमल चॉइस, वेरी गुड चॉइस। ठीक है, ऐसे पेशेंट जो किसी और सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए बाईपास अच्छा होता है। रीज़न भी बाईपास के बाद ब्लड थिनर्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट अगर आप स्टेंट लगवाते हो तो स्टेंट क्योंकि एक मेटल का पार्ट है, आपकी बॉडी में थ्रोम्बोजेनेसिटी करता है, मतलब उस पर खून का थक्का जमने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्गर ब्लड थिनर्स देने होते हैं, और दैट टू फॉर क्वाइट सम टाइम, है ना। मतलब ये कहते हैं 3 महीने तक तो हम उनको बंद नहीं करेंगे। तो जो किसी और सर्जरी के लिए लिस्टेड पेशेंट्स हैं या किसी और प्रॉब्लम के लिए और उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डिटेक्ट होती है, तो
अगर जल्दी सर्जरी हमें करवानी है, जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं जो रीनल ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए लाइनअप हैं, जिनका ट्रांसप्लांट जल्दी करना है, तो उनके लिए बेस्ट ये होता है कि आप बाईपास सर्जरी कराइए और उसके बाद जो है यू कैन गो हैड विद एनी अदर थिंग। दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती हैं, ऐसी जगह मान लीजिए बीमारी है जहाँ पे आप स्टेंट नहीं कर सकते, जैसे बाइफर्केटिंग लीजन्स होते हैं, ठीक है, तो उन पेशेंट्स में बाईपास इज़ द चॉइस। डायबिटिक्स विद मल्टीपल लीजन्स, बाईपास इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि डायबिटिक्स में बीमारी बढ़ने का संभावना बहुत ज़्यादा होती है, एंड विद मल्टीपल स्टेंट्स चांसेस ऑफ स्टेंट क्लोजर थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों को बाईपास कराना चाहिए। बाकी अगर कोई पेशेंट जिनमें 1 या 2 नसों में ब्लॉकेज हैं वो स्टेंट करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट जो मेडिकली फिट नहीं है सर्जरी के लिए, भाई आप स्टेंट करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दिस ट्रीटमेंट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। इट कैन नॉट बी लाइक कि ये आ गया तो यही करना है ना। आपको पेशेंट को, पेशेंट की डिजीज़ को और पेशेंट की एक्टिविटीज़ को, है ना, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पेशेंट के साथ, फैमिली के साथ बैठ के इसको चीज़ को डिस्कस तब करना होता है कि decide तुम्हारे लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है, और उसी हिसाब से फिर हम आगे चलते हैं। ओके सर। सर, पेशेंट जनरली सर्जरी के नाम से डरते क्यों हैं? क्या उनमें कोई मिथ है सर्जरी को लेके? सी अभी भी ना बाईपास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ना दिमाग में ऐसे बसा हुआ है कि स्पेशली अगर आप सबअर्ब्स की तरफ जाएंगे, आउटसाइड सिटीज़ जाएंगे, तो ऐसा है कि भाई इस जिसका बाईपास हुआ वो बचा नहीं, या ओह, जिसका बाईपास हुआ ना वो ऑपरेशन के बाद कुछ काम नहीं कर सकता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हड्डी कट जाएगी, चीरा लग जाएगा, अच्छा। फिर उसके बाद आप अपनी कोई ज़िंदगी नहीं जी सकते, ना आप चल पाओगे, ना घूम पाओगे, ना अपना काम जो करते थे वो काम नहीं कर पाओगे, एंड यू विल बी ऑफ नो यूज़। तो इसलिए जो है रिलक्टेंस है, ठीक है, बट विद टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस आ रही है। बाईपास भी अब जो है, जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं वो भी बहुत बेटर हो गई हैं, तो उससे क्या है कि रिजल्ट्स बेटर हो गए हैं विद द मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज कमिंग इन, है ना। जो पूरा पहले हम हड्डी खोल करके, पूरा छाती खोल करके ऑपरेशन करते थे, अब जो है वो छोटे चीरे से भी किया जा सकता है ना। इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और इन अ डेकेड और सो मुझे लगता है कि रोबोटिक कार्डियक सर्जरी विल बी अ रियलिटी, जो बहुत ज़्यादा अभी लिमिटेड सेंटर्स पर हो रही है, स्टिल हैज़ नॉट गेन दैट मच पॉपुलैरिटी, बट लोग कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में काफ़ी कॉमन हो जाएगी। तो जो है विद एडवांसेस इन टेक्निक्स ऑफ बाईपास और कार्डियक सर्जरी चीज़ें काफ़ी बदलेंगी। ओके सर, मतलब राइट अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को लेके। एग्जैक्टली। सर, ऐसा कोई केस या कोई पेशेंट आपको याद है जो पहले सर्जरी, हार्ट की सर्जरी के नाम से बहुत डर रहा हो, लेकिन बाद में आके उसने आपको थैंक यू बोला हो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के सी बाद? बहुत सारे होते हैं, और इनफैक्ट सारे ही होते हैं, राइट। है ना, बिकॉज इट्स अ बिट चैलेंजिंग टू कन्विंस द पेशेंट टू गो फॉर द बाईपास। भाई फैमिली डरी हुई होती है कि छोटी मोटी सर्जरी नहीं है, यस देर आर डेफिनेटिवली सम रिस्क फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड, तो उनको कन्विंस करना कि नहीं इसके इनके लिए ज़रूरी है और ही विल डू वेल। दे वांट सम सॉर्ट ऑफ गारंटी फ्रॉम यू कि अगर आप, भाई आपके कहने पे हम करवा तो रहे हैं, लेकिन मरीज़ ठीक होकर घर जाना चाहिए, है ना। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है पेशेंट्स को कन्विंस करने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर वन वेरी peculiar केस फ्यू ईयर्स बैक। देर वॉज अ जेंटलमैन, 70-year-old जेंटलमैन कमिंग विद चेस्ट पेन और सो ही वॉज रस्ड इन टू द कैथ लैब में ले गए, उनको एंजियोग्राफी की, उनकी एंजियोग्राफी करने के बाद सीवियर ट्रिपल वेसल डिजीज़ आई, नॉट एमनेबल टू स्टेंटिंग, जिसमें स्टेंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको ऑप्शन दिया गया भाई बाईपास करवा लो। पहले तो उन्होंने कहा जी अभी तो नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी उनको बोला कि एक बार जा कर के सर्जन से मिल तो लो, आपको जब करवाना है, जैसे करवाना है, यू सिट विद देम और फिर आप डिसाइड करो, लेकिन करवाना तो है, क्योंकि ये बीमारी अभी आप आए चेस्ट पेन के साथ, हो सकता है हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती एग्जैक्टली। है ना, और हो सकता है उस समय आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि हम क्या करते, तो आप एक बार जाओ। तो नेक्स्ट डे हिज अपॉइंटमेंट वॉज फिक्स्ड विद अस, तो पेशेंट आए, पेशेंट से बात हुई कि जी ज़रूरी है करवाना, क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, कि जी मेरी बेटी की शादी है 2 महीने बाद। तो मैंने उनसे कहा अच्छा बेटी की शादी 2 महीने बाद है तो अभी कर देते हैं, आप यू विल बी लाइक फिट एंड फाइन इन 2 months। ओके। बोलते हैं जी अगर कुछ हो गया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो मैंने उनको समझाया कि देखो अगर
आपने कुछ नहीं करवाया तो इस बात की चांसेस ज़्यादा हैं कि सारा काम गड़बड़ हो जाए, एग्जैक्टली। बजाय इसके कि करवाएं। उन्होंने कहा जी 1 दिन का टाइम चाहिए। नेक्स्ट डे द अदर फैमिली जिसमें बेटी की शादी होनी थी वो भी थी, तो एवरीवन वाज लाइक कि भाई ये सर्जरी तो हम करवा लेंगे लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा विल ट्राई आवर बेस्ट, बट वी आर नॉट द गॉड्स, है ना, वी कैन नॉट एग्जैक्टली। से कि कुछ नहीं होगा, विल ट्राई आवर बेस्ट। पूरी कोशिश करेंगे कि आप टाइम पे घर जाओ। तो बोथ द फैमिलीज वर सो एप्रीहेंसिव, द डॉटर वॉज सो एप्रीहेंसिव, द वुड बी सन इन लॉ वॉज सो एप्रीहेंसिव कि भाई कैसे होगा क्या होगा, जो सारा तामझाम जो इतना फैलाया हुआ है, 2 महीने बाद शादी है, घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कैसे होंगी। तो अल्टीमेटली उसने कहा चलो ठीक है आप करवाओ, देखते हैं, लेट्स सी। तो सर्जरी हुई उनकी, इट वेंट वेल। 5वें दिन छुट्टी हो गई, 1 हफ्ते बाद दिखाने आए, टाँके वाँके कट गए। फिर महीने भर बाद आए दिखाने के लिए विद अ कार्ड इन हिज हैंड कि सर देखो अब शादी में आना ज़रूर है ना। तो मैंने कहा कोशिश करेंगे बिल्कुल। सो ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज एबल टू इन्जॉय हिज डॉटर्स वेडिंग एंड विदाउट एनी टेंशन। विदाउट एनी टेंशन। अब उसको ये डर नहीं था कि बाई चांस मेरे को शादी के दौरान, भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस होता है, एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे। अब ये क्या स्थिति बनेगी आप कह नहीं सकते, लेकिन अब वो इस तरीके से सारे लोग फ्री थे कि भाई किसी को ये दिमाग में नहीं था कि अब वो वाला जो डेंजर था, जो एक एप्रीहेंशन था कि वो जो इवेंट है वो कब हो किसी नहीं पता, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मतलब इट स्टूड आउट बिकॉज बहुत ही पेक्यूलियर सी थी कि शादी है घर में। अदरवाइज बहुत सारी हैं, जितने भी हम लोग पेशेंट्स करते हैं वो आते हैं, दे आर हैप्पी। सर ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज जो सर्जरी के नाम से डरते हैं एंड सर्जरी के लिए डिनाई कर देते हैं? मैं एक ही चीज़ सभी को समझाता हूँ, मेरा मैसेज भी एक ही रहता है कि देखिए बीमारी से डरना चाहिए, बीमारी के इलाज से नहीं। ठीक है, ये बात मानते हैं कि सर्जिकल रिस्क होते हैं, बट इलाज ना कराने के कारण उस बीमारी का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। राइट। आप विश्वास नहीं करोगे कि लेफ्ट मेन डिजीज़ जो मैंने आपको बताई थी, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। अगर आप लेफ्ट मेन डिजीज़ को छोड़ देते हो, जो कि लेफ्ट मेन मैंने आपको बताया क्रिटिकल हम कहते हैं 70% पे, बाकी नसों के लिए लेफ्ट मेन हम 50% पे ही क्रिटिकल कहते हैं, ओके। क्योंकि द एंटायर सर्कुलेशन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट डिपेंड्स ऑन द लेफ्ट मेन। अगर आप लेफ्ट मेन को छोड़ देते हो, इलाज नहीं कराते हो, तो ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन दे सी द नेक्स्ट ईयर। दिस इज़ हाउ द प्रोग्रेशन इज़। ओके। तो 90% 80% लोग अगला साल नहीं देखते हैं लेफ्ट मेन डिजीज़ के साथ। तो उसका इलाज कराना, उसका जो रिस्क है वो उससे कहीं कम है। एंड विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट एंड रिफाइनमेंट इन मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन्स, ICU केयर, एवरीथिंग, द सर्जरी हैज़ गॉन रियली सेफ नाउ। कार्डियक सर्जरी अगर कोई रिस्क फैक्टर ज़्यादा नहीं है, हम एक नॉर्मल पेशेंट की बात करते हैं, 2 to 3% ऑफ रिस्क वी कैन से, इट्स एज इक्विवेलेंट गोइंग फॉर एनी अदर सर्जरी। तो मेरे हिसाब से बीमारी से नहीं, बीमारी के इलाज से नहीं, बीमारी से डरना चाहिए। एग्जैक्टली। दैट इज़ द ओनली थिंग। आई थिंक जो लोग डरते हैं उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अभी उन लोगों को डर नहीं आई हैव लगेगा। ट्राइड माई लेवल बेस्ट। दैट्स रियली ग्रेट। सर कार्डियक सर्जन होने का सबसे रिवार्डिंग पार्ट क्या है आपके लिए? रिवॉर्डिंग पार्ट कार्डियक सर्जन होने का ये है मैडम कि जब कोई कुछ नहीं कर सकता, वो पेशेंट जिसमें दवाइयाँ भी काम नहीं कर सकती, जिसमें स्टेंट भी नहीं डल सकते, नाउ उसकी अगर कोई जान बचा सकता है तो कार्डियक सर्जन ही बचा सकता है। कार्डियक सर्जरी के द्वारा ही उसकी जान बचाई सकती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ ही नहीं, हार्ट कार्डियक सर्जरी इज़ ए स्पेक्ट्रम। जो वेल्वुलर डिजीज़ होती हैं जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, बेचारे मरीज़ जो होते हैं सालों से अपने डैमेज्ड वेल्व्स को लेकर घूम रहे होते हैं, है ना। व्हेन यू रिपेयर दोज वेल्व्स, व्हेन यू रिप्लेस दोज वेल्व्स, उनकी जो जनरल कंडीशन में जो चेंज आता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो चेंज आता है, वो रिमार्केबल होता है। यू कैन सी द जॉय ऑन देयर फेसेस। उससे पहले जो कार्डियक कैकेक्सिया जो होता है ना, एक कार्डियक डिजीज़ के साथ जीवन जीने का जो बर्डन है कि यू आर लिमिटेड इन एवरी एक्सटेंट। आप चल नहीं सकते, चलने में दिक्कत होगी,
आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, पैरों में सूजन आ जाएगी, ओके, है ना। आप रात को सोते सोते आपकी सांस फूलने लग जाएगी, आपको कभी भी छाती में दर्द हो सकता है, ठीक है। मतलब यू आर लिमिटेड इन एवरी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इन योर लाइफ। सो वंस यू आर फ्री फ्रॉम दोज थिंग्स ना, वो आपको जो खुशी उनके चेहरे पे दिखती है ना, दैट कैन नॉट बी सेड इन वर्ड्स। आपको महसूस होती है देख के कि हाँ ठीक है, एक 17-18 साल की लड़की जिसके बैल बचपन से ही ख़राब थे, उसका वज़न 30 किलो था, जब आपने उसके बैल रिप्लेस कर दिए, रिपेयर कर दिए, उसके बाद वो महीने भर बाद आती है एंड शी हैड गेन 2 kgs ऑफ वेट, है ना। एंड शी इज़ सो हैप्पी कि मैंने अपने आप को कभी इस तरीके से इमेजिन ही नहीं करा था, है ना। मैं तो यही सोचती थी कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, है ना। कुछ दवाएं होती हैं जो चलती हैं, मानते हैं इस चीज़ को, बट देर इज़ ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग कि भाई आपने किसी की लाइफ में कुछ चेंज लाया, एग्जैक्टली, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइफ बचाई आपने किसी की। दैट्स ग्रेट सर। लाइक दिस ईयर थीम सेज बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। तो आज की कन्वर्सेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगी। लाइक डिफ़िकल्ट फेजेस में आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। देखिए, हर एक सर्जन की लाइफ में ना, मैंने आपको बताया कि फेलियर्स एंड सक्सेसेस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, है ना। अगर कोई सर्जन ये कहता है कि मैंने आज तक कभी फेलियर नहीं देखा लाइफ में, तो दो ही कारण हो सकते हैं। वन, ही इज़ लाइंग, द अदर रीज़न इज़ ही हैज़ नॉट वर्कड, है ना। तो जितने भी बड़े बड़े सर्जन हैं, सब ने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, है ना। तो जब भी आपकी लाइफ में ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं, अनप्लेजेंट सिचुएशंस होती हैं, व्हेन यू आर पुश्ड टू द वॉल्स, तो मुझे लगता है जो चीज़ याद आती है वो यही लगता है कि भाई पहली तो कि जो हमने पहले काम किया है, पहले भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, दोज हु आर इन नॉट इन वेरी गुड शेप, जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो भी बच के निकल के आए। तो एक वो जो पॉजिटिव इम्पिटस होता है कि हाँ भाई, कुछ पेशेंट्स निकले हैं इस सिचुएशन से, तो वी शुड नॉट लूज़ होप, जस्ट कीप ट्राइंग। दूसरा, जो आप कहते हो कि हमारी जो टीम होती है, जैसे फ़ौज में कहते हैं ना कि जितने भी यहाँ पे हैं, यही सब तुम्हारे भाई बहन हैं और यही तुम्हारी फैमिली है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जन्स ऑल्सो, बिकॉज बहुत एक्सटेंडेड आवर्स होते हैं, है ना, जो हमारी टीम होती है ज़्यादातर टाइम हम उन्हीं के साथ रहते हैं, Right. तो उनका सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। व्हेन योर टीम इज़ गुड, यू आर एट इंटायरली डिफरेंट लेवल। आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो शायद अकेले होते तो ना कर पाते। तीसरी चीज़, जो पेशेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस और फेथ पुट करता है, वो भी आपके दिमाग में कहीं चलता रहता है। और तीसरी चीज़ जो है, जो शायद नॉट, मैं ये नहीं कह सकता कि सभी के साथ होती हो, मेरे साथ होती है, दैट इज़ लाइक योर स्पिरिचुअलिटी डज हेल्प, है ना, बिकॉज Very true. कीपिंग अ फेथ इन द ऑलमाइटी इट डज हेल्प। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मेडिकल साइंसेज से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, कि ऐसे पेशेंट्स भी निकल के जाते हैं जिनकी होप बहुत कम होती है। तो हमेशा जो है ऊपर वाले में विश्वास रखना, और जो है अपनी एबिलिटीज़ में विश्वास रखना, अपने साथ वालों की एबिलिटीज़ में विश्वास रखना। आपको यही चीज़ें होती हैं जो बांध के रखती हैं जब व्हेन द टाइम्स आर नॉट गुड। सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतने सालों के बाद भी आज भी आपको मोटिवेट करती है? एक ही चीज़ है मैडम कि आप जब वहाँ खड़े हो तो यू कैन सेव समवंस लाइफ, यू कैन प्रिवेंट अ फैमिली फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, है ना। बस यही है कि आप कुछ कर सकते हो इस सिचुएशन में जब शायद कोई और कुछ ना कर पाए। सर, एक रैपिड फायर सेगमेंट है हमारा। कुछ बिल्कुल। शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके शॉर्ट आंसर्स आपसे जानना चाहूँगी। हेल्दी हार्ट के लिए एक हेल्दी हैबिट। बहुत आसान काम है, जस्ट वॉक फॉर 30 to 45 मिनट्स अ डे, ब्रिस्क वॉक, नथिंग एल्स। ओके। एक सिम्टम जो लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए हार्ट से रिलेटेड। दर्द नहीं है तो हार्ट अटैक नहीं है। ओके। हार्ट डिजीज़ के बारे में एक कॉमन मिथ। हार्ट का ऑपरेशन करवा दिया मैंने तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा शरीर ख़राब हो जाएगा। दिस इज़ द वेरी कॉमन ओके। टैबू। हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए एक सिंपल स्टेप जो लोगों को आज से ही लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। कट डाउन द रिफाइंड शुगर्स। ओके। मेडिसिन को डिफाइन करने वाला एक वर्ड। एम्पैथी। स्ट्रेसफुल डे के बाद रिलैक्स करने का फेवरेट तरीका।
To me? Yes. Okay. So, see, I just sit down in the quiet, just analyze what you did. Okay. अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैं क्या होता? दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैं क्या और कर सकता था, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता था. इट्स ओके. हॉस्पिटल के बाहर आप क्या एंजॉय करते हैं? आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, ओके. आप ट्रैवलिंग फॉर ओके, डे और टू, गोइंग आउट, दैट्स इट. दैट्स ग्रेट. आप अपनी खुद की हेल्थ को कैसे ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ का? बहुत मुश्किल होता है, सच बताऊं. डॉक्टर्स आर द वर्स्ट पेशेंट्स, है ना, बिकॉज बाकी लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते रखते अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं छूट जाती है. तो सबसे पहले तो यही करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि सैचुरेटेड फैट्स ना लें, थोड़ा शुगर्स अपने कम रखें, एंड ट्राई टू गेट सम टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल फॉर योर सेल्फ, है ना. 1 घंटा तो आप निकाल सकते हो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा भी निकाल सकते हो, है ना, बट हैव टू डू. यस सर. आज के समय में हैप्पीनेस का सही मतलब क्या है? हैप्पीनेस का सही मतलब है हैप्पीनेस in terms of like when we are feeling happy, we should feel happy from our inside, not just to pretending to be happy, not to the materialistic things, because जान है तो जहान है, तो पुरानी चीज़ है. when your body is healthy, your body is happy, you remain happy. So keep yourself happy, keep your body happy. राइट. सर, आज की कन्वर्सेशन से हमें हार्ट से रिलेटेड एंड हार्ट की हेल्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है. हार्ट से रिलेटेड जो आपने इतनी सारी डिजीज़ बताई हैं, उनके वार्निंग साइंस भी बताए हैं आपने, बहुत सारे टेस्ट बताए. हमें बहुत अच्छे से हार्ट को लेके बहुत अच्छी नॉलेज हुई है आज. इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वाइट कोट के पीछे भी एक इंसान होते हैं जो कि जिनकी लाइफ भी इतनी स्ट्रेस एंड चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सेक्रीफाइस के साथ चलती है. सो it means this year's Doctors Day theme is really thoughtful. Behind the mask, who heals the healer. It's really meaningful. Yeah. So thank you so much sir, अपना इतना कीमती समय देने के लिए एंड वैल्यूबल इंसाइट शेयर करने के लिए. Thank you, हैप्पी Namrata. डॉक्टर्स डे सर. Thank you. सभी डॉक्टर्स को ब्लू विजन हेल्थ नेट की तरफ से हैप्पी डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं. मैं हूं नम्रता सिंह, आप देख रहे थे ब्लू विजन हेल्थ नेक्स्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू.